भारत में हम जो शाकाहारी या सस्याहारी शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका मूल रूप में मतलब वीगन ही है। वीगन का अर्थ है पौधों पर आधारित आहार खाना। लेकिन आज के रूप में इस शब्द का जन्म 200 साल पहले हुआ था। 1830 के दशक में वेजिटेरियन शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ। ये वेजिटेबल यानी सब्जियों पर आधारित आहार था। फिर इंग्लैंड में वेजिटेरियन सोसाइटी की स्थापना हुई। शुरू में वो केवल प्लांट बेस्ड यानी वीगन आहार खाते थे। बाद में जब इनके पदाधिकारी बदल गए तो परिभाषा भी बदली। पशुओं के दूध को और अंडों को भी वेजिटेरियन फूड कहा जाने लगा। इनमें से कुछ लोग शाकाहार की इस परिभाषा के साथ सहमत नहीं थे, क्योंकि उसमें दूध, अंडे और शहद जैसे उत्पाद भी शामिल थे। तो इन लोगों ने वेजिटेरियन सोसाइटी से हटकर डेयरी फ्री वेजिटेरियन इस नाम का एक अलग गठ बनाया। बाद में ये लोग इसके लिए एक अलग पहचान चाहते थे, एक अलग पहचान, अपने लिए एक नया शब्द और नई परिभाषा। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती गई। फिर वीगन शब्द का प्रयोग हुआ, जो वेजिटेरियन शब्द से पहले 3 और आखिर में 2 अक्षर लेकर बना है। सर, अक्टूबर 2019 में एफएसएसएआई ने एक दस्तावेज जारी किया है जिसमें वो कहते हैं कि हमारे यहाँ का दूध काफी हद तक पीने के लिए योग्य है। उन्होंने संक्षेप में हर राज्य के आंकड़े देकर बताया है कि दूध में मिलावट की मात्रा बहुत कम है। लेकिन कुछ ही महीनों बाद जो आपकी रिपोर्ट आई, वो कहती है कि देश में मिलने वाले करीब 79% दूध में मिलावट होती है। तो इन 2 रिपोर्ट्स में इतना फर्क कैसे? दोनों अपनी अपनी जगह सही है। वो क्या कह रहे हैं? उनका कहना यह है कि आपका दूध पीने योग्य है। पीने योग्य का मतलब ये नहीं कि उसमें कोई मिलावट नहीं है। वो कहते हैं पीने योग्य है, हम कहते हैं कि मिलावट है। हमारी परिभाषा ये है कि अगर आप उसमें कुछ भी मिलाते हैं, पानी भी मिलाते हैं, तो हमारे अनुसार इसमें मिलावट है। इससे हानि पहुंचती है या नहीं, इसकी जांच हम नहीं करते। हम बस ये कह रहे हैं कि इसमें मिलावट है। पीने योग्य है या नहीं, ये आगे की बात है, जो एफएसएसएआई के दायरे में आती है। वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि मिलावट नहीं है। अगर उनके शब्दों को गौर से पढ़ें, ये बहुत होशियार लोग हैं, आईएएस अधिकारी हैं, कोई मूर्ख नहीं। वो जानते हैं कि लोगों को किन शब्दों में जवाब देने हैं जिससे डर न फैले। तो इसीलिए तो वो कहते हैं ना कि ये ज्यादातर पीने योग्य है। ऐसा नहीं है कि मिलावट रहित है, वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे। पीने योग्य कहते हैं, जो कि सही है। कोई भी मिलावटी चीज खाने से आप तुरंत मर थोड़े ही जाएंगे। मान लीजिए कि मैं उसमें कुछ गंदा पानी मिलाता हूँ जिसमें भारी धातु या दूषित पदार्थ है, क्या आप तुरंत मर जाएंगे? नहीं, ये सब आपके शरीर में जमा होता है। दूध का सेवन तो हम बचपन से ही शुरू करते हैं। बचपन से लेकर 30-40 साल तक जब हम इसको पीते हैं, तब इसका शरीर पर परिणाम दिखने लगता है। लेकिन आप ये नहीं जान पाएंगे कि ये मिलावटी दूध पीने का नतीजा है। आप कहेंगे ये नसीब का खेल है। सोचेंगे आपको कोई बीमारी है या कोई और कारण। आपको लगेगा कोई अनुवांशिक बीमारी है, कुछ भी कह सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप प्रदूषण को दोष देंगे। किसान पराली जला रहे हैं, इस वजह से मुझे ये बीमारी हो गई। आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप इसका संबंध जोड़ ही नहीं पाएंगे। इसके लक्षण तुरंत नहीं दिखते। ये धीमी गति से फैलने वाला जहर है। लंबे समय के बाद ही इसका असर दिखता है। इसी कारण से आप संबंध जोड़ नहीं पाते। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये कारण नहीं है। हाँ, ये एक दुखद बात है कि उद्योग इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये 2 तरीकों से होता है। यहाँ अमेरिका में डेयरी उद्योग डॉक्टरों को कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन के लिए पैसे देता है। इन डॉक्टरों को कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं कि जो मरीज दूध में उपस्थित लैक्टोज नहीं पचा पाते, उनको गाय का दूध कैसे दिया जा सकता है जिससे वो बीमार ना पड़े। हाँ, मुझे पता है कि लोगों को ये सुनकर आश्चर्य होगा कि डेयरी उद्योग डॉक्टरी शिक्षा के लिए पैसे देता है, पर यह सच है। वो अपने पाठ्यक्रम चलाने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं। मेडिकल संगठनों को घूस देकर मान्यता प्राप्त करते हैं। ये एक बड़ी समस्या है जिसे हम रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फार्मा उद्योग वाले ये लोगों की जान बचाने वाली कई दवाइयाँ जरूर बनाते हैं, लेकिन डॉक्टरों की शिक्षा में इनका हस्तक्षेप होता है। इसलिए अगर हम मधुमेह जैसी बीमारी के बारे में बात करें तो कई डॉक्टर ये नहीं जानते कि आहार परिवर्तन से मधुमेह के निवारण में कितना फर्क पड़ सकता है। लेकिन हाँ, मेटफॉर्मिन और इंसुलिन के बारे में जानते हैं। लॉन्ग एक्टिंग और बोलस इंसुलिन जानते हैं। ये आपके सामने सारी दवाइयों के बड़े बड़े नाम यूं बोल देंगे, क्योंकि इन कंपनियों की मार्केटिंग उन्हें इसी दिशा में ले जाती है। आजकल बहुत सारी चीज़ों में आप देखोगे, अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ो तो उसमें दूध है, मिल्क पाउडर है। अब पोटैटो चिप्स में मिल्क पाउडर की क्या ज़रूरत है?
लेकिन वो इसलिए डाली जाती है क्योंकि वो एडिक्टिव है। उसमें दूध डालने से आपको बार बार वो लेने का मन करता है। लेकिन ये दूध में ऐसी चीज़ क्यों है? जो माँ के दूध में भी जो केसीन है उसमें केसोमॉर्फिन होता ही है, लेकिन ये इसलिए ताकि बच्चा बार बार दूध पिए और उसको एडिक्शन जैसे हो जाए और फिर उसको उससे बढ़े, अच्छी तरह उसका न्यूट्रिशन मिले उसको। तो इसलिए कुदरत ने ये उसमें रखा है। लेकिन वो जब दूध पीना बंद कर दे उसके बाद उसको दूध की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चिप्स में और अनेक नाश्तों में और चॉकलेट्स में और सब में दूध इसलिए डालते हैं ताकि आप और खाओगे और खाओगे। और एक कंपनी है वो तो कहती भी है नो वन कैन ईट जस्ट वन, मतलब आप एक तो खा ही नहीं सकते, आपको 2-4 पैकेट खा जाओगे। इन बेचारे बॉडी बिल्डिंग करने वाले ग्राहकों को कोई ये नहीं बताना चाहता कि उन्हें वे प्रोटीन क्यों बेचा जा रहा है। वे प्रोटीन बेचने का कारण ये है, दूध से चीज़ बनाने की प्रक्रिया में जब चीज़ बनकर सख्त हो जाता है तब बहुत सारा पानी बच जाता है, तो इसको निकालना पड़ता है। तो चीज़ बनाने की प्रक्रिया में दूध से जो पानी निकलता है उस पानी में वे प्रोटीन होता है। सालों तक डेयरी फार्मर्स परेशान थे कि इस वे का किया क्या जाए। वो उसे लैंडफिल्स में दफनाते थे या उसे ले जाने के लिए लोगों को पैसे देते थे। फिर किसी ने दिमाग चलाकर उसे निर्जलित किया और उस पाउडर को डिब्बे में भरकर दुकानों में ये कहकर बेचना शुरू किया कि इससे आपके मसल्स बनेंगे, और आज तक इसी विश्वास पर लोग इसे खरीदते हैं। ये सच है, ये इस प्रोडक्ट की कहानी है। चीज़ इंडस्ट्री के फेंके हुए पानी से ये बनता है और लोग फिर भी ये मानते हैं कि इससे उन्हें फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ चीज़ें अक्सर खाई जाती हैं, जैसे पालक, विविध प्रकार की दाल, चावल और कई तरह की सब्जियां। ये आपके खजाने हैं। और मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि अमेरिका को पूरब में झांककर अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारतीय आहार की समृद्ध परंपराओं से सीखना चाहिए। भारत के कई हिस्सों में पशुओं के मर जाने या कट जाने के बाद उनके आंतों को और सड़े हुए मांस को खुले मैदानों पर फेंक दिया जाता है, जिस पर मेहतर प्राणी पक्षी जिंदा रहते हैं। 90 के दशक की शुरुआत से लेकर साल 2000 तक भारत में गिद्धों की आबादी में अचानक गिरावट देखी गई। 99% गिद्धों की किसी अनजान कारण से मौत हो गई थी। जांच में पता चला कि मौत का कारण किडनी फेलियर था। ये गिद्ध ऐसे पशुओं का मांस खा रहे थे जिन्हें डाइक्लोफेनाक नामक दर्द की दवाई दी जा रही थी, जिसका उपयोग पशु चिकित्सा में 1993 में शुरू हुआ। जांच के बाद साल 2006 से इस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन फार्मा कंपनियां इंसानों की दवाई के नाम पर बड़ी शीशियों में यही दवा डेयरी फार्मर्स को बेचने लग गई। संरक्षणवादियों द्वारा एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इस दवा को बड़ी मात्रा में बेचने पर आखिरकार साल 2017 में प्रतिबंध लगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गिद्धों की आबादी इस हद तक गिरने की वजह से कुत्तों और चूहों की संख्या बढ़ने लगी। साथ साथ मनुष्यों और पशुओं की आबादी भी बढ़ने से चराई के लिए जंगलों पर अतिक्रमण होने लगा। जंगली शाकाहारी प्राणियों को मारा या फिर भगाया गया, जिसके कारण तेंदुए और बाघ मानवों की बस्तियों में घुसकर कुत्तों और पशुओं की शिकार करने पर मजबूर हो गए। डेयरी फार्मिंग की प्रथा से मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष बढ़ता है। इन संघर्षों के चलते अवैध शिकारियों का रास्ता आसान हो जाता है और उन्हें लुप्त प्राय प्रजातियों का शिकार करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। अगर बाघों और तेंदुओं का सफाया हो जाता है तो प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। ठोस सबूत होने के बावजूद गिद्धों और जंगलों को बचाने के लिए शायद ही किसी पर्यावरणवादी ने दूध छोड़ने का सुझाव दिया हो। भारत में मुख्य रूप से पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है। मांस एक उप उत्पाद है और इस पर कोई अधिक खर्चा नहीं होता। मांस पर होने वाला खर्चा व्यावहारिक रूप से शून्य है। कल्पना कीजिए कि अगर हम डेयरी को अपने आहार से हटा दें तो पानी की समस्या किस हद तक सुलझ जाएगी। पशुओं के लिए ढेर सारे चारे का मतलब है ढेर सारा गोबर। भारत के कई हिस्सों में गोबर का उपयोग कृषि खाद, ईंधन, कीट विकर्षक, बायोगैस और अन्य रूपों में किया जाता है। पर मनुष्यों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गोबर की मात्रा देश के 30 करोड़ पशुओं से हर रोज निकलने वाले गोबर की तुलना में कुछ भी नहीं।
इसका बड़ा हिस्सा, खासकर शहरों के आसपास की डेयरियों का गोबर, नालों में फेंक दिया जाता है। फिर ये हमारी नदियों में प्रवेश करता है और आखिरकार समुद्र में बह जाता है। इससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और जलीय जीवों की आबादी घटकर डेड जोन्स बनते हैं। ऐसे डेड जोन्स बनने के 3 प्रमुख कारणों में से एक पशुपालन है। बाकी 2 कारण है हमारी बढ़ती आबादी और औद्योगिकरण। कुल मिलाकर इन समस्याओं को सुलझाने का सबसे सरल तरीका यही नजर आता है कि हम दूध और जानवरों से जुड़े सभी उत्पादों का इस्तेमाल बंद कर दें। हर रोज लगभग 1 लाख गाय, भैंस, सांड, बैल और इनके बछड़े दूध उत्पादों की हमारी मांग की वजह से मारे जाते हैं। यानी हर गुजरते सेकंड के साथ एक पशु की मौत तो होती ही है। अगर इसमें तस्करी और गैर कानूनी कटाई से मरने वाले पशुओं को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या और बहुत बढ़ जाएगी। इसको रोकने का एक आसान तरीका है प्लांट बेस्ड दूध, जिसके कई प्रकार घर बैठे बनाए जा सकते हैं। पारंपरिक रूप से नारियल का दूध बनाना बहुत आसान है। पहले हम नारियल को कद्दूकस करेंगे, फिर पानी मिलाकर उसे पीसेंगे और छानेंगे। बस ये 3 चीज़ें करने से ये 10 मिनट में तैयार हो जाता है। इससे हमें 1 लीटर नारियल का दूध मिलता है। ऐसे ही पीजिए या और किसी चीज़ में मिलाइए। नारियल का दूध कोई नया आविष्कार नहीं है, ये नारियल के जितना ही पुराना है। अगर आप इसे बाज़ार से ख़रीदते हैं तो जाहिर है कि ये आपको महंगा मिलेगा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत खुद करें तो ये आपको बहुत किफ़ायती पड़ेगा। सिर्फ 1 नारियल से आपको लगभग 1 लीटर नारियल का दूध मिलेगा, यानी करीब 25 रुपए में आपके पास 1 लीटर दूध होगा। इंटरनेट पर वीगन रेसिपीज देखकर हम दूध, दही, चीज और पनीर से लेकर मिठाई और आइसक्रीम तक सब कुछ प्लांट बेस्ड दूध से बना सकते हैं। वास्तव में किसी भी जानवर का दूध माँ और बच्चे के बीच के गहरे संबंध का प्रतीक है। आज किसी भी परिस्थिति में एक माँ और उसके बच्चे के बीच ऐसी दरार पैदा करना ये सिर्फ एक अन्याय ही नहीं बल्कि घोर पाप भी है। बच्चों को जरूर सिखाइए कि जानवर हमें दूध नहीं देते, हम उनसे दूध लेते हैं। और अपने आप से पूछिए कि भारत बीफ एक्सपोर्ट करने वाले प्रमुख देशों में कैसे शामिल हो गया और ये स्थिति बदलने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने आपको जो कुछ बताया है वो पहाड़ के सामने घास के एक तिनके की तरह है। आज की तारीख में भारत 100 से भी अधिक देशों को डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। इस उद्योग के लक्ष्य तो बढ़ते ही जाने वाले हैं। इसे रोकने की जिम्मेदारी पूरे विश्व की है। जिन कारणों से हमारे बहुत से पूर्वजों ने शाकाहार अपनाया था, उन्हीं कारणों से आज हमें वीगन जीवन शैली अपनानी चाहिए। आशा करता हूं कि ये हमारी उन्नति की अगली सीढ़ी होगी। इस क्रूरता को खत्म करके इस चक्रव्यूह से निकलने का वक्त आ गया है।